नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका तुभ्यम मैथ्स के एक और क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। जी हाँ मित्रों, ये एक बड़ा टॉपिक है। इसमें हमें पढ़ना है संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में, मतलब संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी संख्याएं होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो संख्याओं के सेट का सबसे बड़ा जो सेट माना जाता है वो बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये संख्याओं का अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा सेट माना जाता है। अब इसके बाद हम चाहें तो संख्याओं को आगे इसी हिसाब से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे इसको आगे मैं दो भागों में तोड़ सकता हूं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। दो पार्ट में इसको मैं तोड़ सकता हूं, वास्तविक यानी रियल नंबर और दूसरा काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर्स। उसके बाद से फिर इस वास्तविक संख्या को भी दो भागों में तोड़ सकता हूं, परिमेय अपरिमेय में। फिर परिमेय को भी मैं तोड़ सकता हूं, पूर्णांक, भिन्न, इस तरह से संख्याओं के वर्गीकरण का एक पूरा चार्ट तैयार हो जाता है। फिलहाल अभी मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, ये चार्ट मैं बाद में आपको स्टडी करवा दूंगा, तब जब मैं हर संख्या के बारे में आपको डिटेल से समझा दूंगा कि कौन सी संख्या क्या है, क्यों है और इसकी जरूरत कैसे पड़ी, इसका डेफिनेशन क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इस हिसाब से कि इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। जी हाँ, मैं सीटेट और पीआरटी वगैरह के छात्रों के लिए विशेष अनुरोध करूंगा कि इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्चुअल यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस वगैरह हैं, डेफिनेशन है। और हमेशा जो डेफिनेशन है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी से हम अलग अलग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और उसमें 3-4 स्टेटमेंट दिया रहता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन सीटेट वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। मैं सिलेबस डिस्कशन में बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसमें बड़े पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से मिलना बहुत ही ज्यादा संभव है। तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फिलहाल अब हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं आपका पहला टॉपिक, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। जी हाँ, इसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं। ये जो मैं सेट आपको बता रहा हूं ये सबसे बड़ा सेट है। ये संख्याएं सारी ज्ञात होने के बाद उसको वर्गीकृत करने पर आता है, लेकिन जो इसका सबसे शुरुआती जड़, जहां से शुरू होता है, जहां से संख्याएं शुरू होती है, वहां से मैं इसको लेकर शुरू करता हूँ, नेचुरल नंबर। आपको समझ में आएगा कि संख्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई और मतलब कहां से वो आया, क्यों जरूरत पड़ा, और उसके बाद से फिर कैसे उसका विकास होते होते हम इतनी ज्यादा संख्याएं आज ज्ञात कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या। बात करते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे, प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो हमको प्रकृति से मिलती है। प्रकृति से हमें कैसी चीजें मिलती है? प्रकृति से हमें, जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो आपको लगेगा प्रकृति से चीज वो मिलती है जो बहुत पहले से हमारे पास हो, जो सबसे पहले जो हमको मिला है, जिसका हमको लॉजिकली हम बता नहीं सकते कि कहां से आया, ये हम नहीं बता सकते, उसी को हम बोलते हैं कि ये प्रकृति ने हमको दिया है। तो संख्याओं के क्षेत्र में भी वे संख्याएं जो हम ये मानते हैं कि सबसे पहले आई, जिसका हमको कुछ खास उत्पत्ति पता भी नहीं है कि वो कैसे इजाद हुआ, तो उन संख्याओं को हम प्रकृति की संख्याएं बोल देते हैं। अब बात आती है कि संख्याएं और वो जो सबसे पहले आई, तो प्रश्न ये उठता है कि संख्याएं जो सबसे पहले आई उनका कार्य क्या था। संख्याओं का इजाद जो किया गया, संख्याओं की उत्पत्ति अगर की भी गई तो किस कार्य के लिए की गई, सबसे पहले संख्याओं से हम क्या काम लेते थे। तो अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संख्याओं का सबसे पहला उपयोग हम गिनने में करते थे। आप अगर पुराने एज में चले जाएं, स्टोन एज वगैरह होता है, उसमें लोग पत्थरों से, किसी लोगों की जो पशु वगैरह होते थे, भेड़ बकरियां होती थी, उनको वो पत्थरों से गिनते थे। एक भेड़ के लिए एक पत्थर रख दिए, दूसरे भेड़ के लिए दूसरा पत्थर रखें, और बाद में चूंकि वहां पर तब संख्याएं थी नहीं तो इन पत्थरों से गिनते थे। लेकिन फिर भी मैथ में सबसे पहले अगर किसी चीज का जरूरत पड़ा था, या फिर संख्याओं के क्षेत्र में ही अगर सबसे पहले जरूरत पड़ा, तो वो हमेशा क्या हुआ, गिनने का हुआ।
तो यहां से हमको समझ में आता है कि प्राकृतिक संख्या जो इजाद की गई उनका मुख्य रूप से काम क्या था, गिनना। और इसीलिए इन प्राकृतिक संख्याओं को हम गिनती की संख्याएं या फिर काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। गिनती की संख्या वे संख्याएं जो गिनती, इसकी परिभाषा ही यही होती है। अगर आप किताब में किसी में जाएंगे देखने तो वहां परिभाषा भी यही मिलती है कि गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्रश्न आता है कि प्राकृतिक संख्याओं का शुरुआत और अंत कहाँ है, शुरू कहां से होती है और अंत कहां से होती है। तो फिर मैं आपको वहीं से बताऊंगा कि संख्या, प्राकृतिक संख्या का हम यूज करते हैं गिनने में। अगर आपसे कहूं कि गिनना आप शुरू कहां से करते हैं, तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी गिनना है, जैसे क्लास में बैठे स्टूडेंट्स को संख्याओं को गिनना है, तो आप कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ही गिनेंगे। कभी ऐसे तो नहीं गिनते कि 0 1 2 3 4। गिनती में कभी 0 का उपयोग नहीं करते हैं, हमेशा गिनती कहां से शुरू होती है, 1 से। तो प्राकृतिक संख्याएं भी कहां से शुरू होंगी, 1 से। यानी पहली प्राकृतिक संख्या अगर मैं आपसे कहूं तो आपको तुरंत दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि 1 से। यहां पर ये बताने का मेरा मेन कारण ये है कि कभी कभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स में कंफ्यूजन ये हो जाता है लोगों को कि कौन 1 से शुरू होता है और कौन 0 से शुरू होता है। तो यहां समझने का सबसे सिंपल और आसान तरीका यह है कि आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स यानी गिनती की संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स, और गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है। इसका मतलब जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है वो कहां से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। इसके बाद अब ये संख्या कैसे हम गिनती गिनते, 1 होता है, 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ते जाता है। बात आती है कि खत्म कहां होगा। तो आप बताइए, अगर आप वस्तुओं को गिनने पे आ जाएं तो क्या आप बता सकते हैं कि वस्तुओं की गिनती कहां खत्म होगी। इस संसार में इतनी वस्तुएं हैं कि अगर आप सब सारी गिनते रहें, अपने सर में आपके बाल है, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप उसको गिनिए, तो क्या आप गिन के खत्म कर पाएंगे, आपकी गिनती खत्म होगी, नहीं। आप गिनते जाएंगे। इस संसार की पूरी जनसंख्या इस समय लगभग 7.5 अरब तक हो गई है। तो ऐसा थोड़ी है कि जनसंख्या रुक नहीं रही है, और अगर जनसंख्या रुक नहीं रही है तो हमारा गिनना भी रुकेगा नहीं। इसका मतलब गिनती जो होती है, गिनने की जो गिनती होती है वो कभी खत्म नहीं होती। इसका ये अर्थ होगा कि जो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये भी कभी खत्म नहीं होंगी, ऐसे बढ़ती जाएंगी, 1 2 3 4 10 20 हजार करोड़ लाख सब इसी तरह से अरब बढ़ती जाएंगी संख्याएं। तो ये कभी खत्म नहीं होगी। तो जब हम बात करते हैं कि इसका शुरुआत कहाँ होता है, तो 1 से शुरू होता है, लेकिन जब अंत, चूंकि हमको अंत पता ही नहीं है, तो इसी को हम या तो अनंत बोल देते हैं या तो क्या बोल देते हैं, अज्ञात। आए बात समझ में। यानी प्राकृतिक संख्याएं शुरुआत 1 से होती है और अंत उसकी अगर बात किया है तो अंत हमें ज्ञात ही नहीं है, तो उसको हम अज्ञात बोल देते हैं या फिर इसी को अनंत या फिर इन्फिनिटी बोलते हैं। तो यहां आप इतना क्लियर हो गया कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है। इसके बाद पॉइंट आता है प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। जी हाँ, संख्या रेखा पर हम इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो ये एक बड़ा ही नॉर्मल सा पैटर्न है। आप एक बार सीख लेंगे तो आप किसी भी तरह की संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब संख्या रेखा में प्रदर्शित करना आप लोग को पहले से पता भी होगा। संख्या रेखा में प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन बना दीजिए और इस लाइन को एक लाइन बना दीजिए और इस लाइन को क्या कीजिए भाई, कुछ बराबर भागों में बांट दीजिए। 1 2 कुछ निश्चित बराबर भागों में बांट दीजिए। अब जिस प्रकार की संख्याओं को आपको निरूपित करना है उसका पहला संख्या उठाइए और सबसे बाएं लिख दीजिए। प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली संख्या 1 को यहां लिख दीजिए। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ये लाइन कभी ऐसे खत्म नहीं होगी, संख्याएं ऐसे बढ़ती जाएंगी। इसी को बोलते हैं संख्या रेखा। ये क्या है, संख्या रेखा। और संख्या रेखा पर मैंने किसको प्रदर्शित किया है, नेचुरल नंबर्स को। ठीक है। अब यहां सवाल आता है कि भाई ये जानने की इतनी खास क्या जरूरत है, इससे प्रश्न कैसे बन सकता है। तो जी हाँ, प्रश्न बन सकता है और प्रश्न एकदम कॉन्सेप्चुअल बन सकता है कुछ पॉइंट्स के साथ। जो पॉइंट्स मैं हमेशा बोलता हूं आपको, पॉइंट टू रिमेंबर, आप उसको लिख लीजिएगा जरूर। जैसे इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सीधा सीधा आपको कथन कार्ड में या फिर कथन के मतलब आपको स्टडी करने वाला जो क्वेश्चन मिलता है वो मिल सकता है कि एक पॉइंट आप नोट करिए, इसमें हो जाएगा
संख्या रेखा पर किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए मैं चूज कर लेता हूं इसको, तो पॉइंट ये आपको बोला जाएगा कि संख्या रेखा पर किसी भी संख्या के बाएं स्थित संख्याएं उससे छोटी और किसी भी संख्या के दाएं स्थित संख्याएं उससे बड़ी होती है। पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए। या फिर इसी को दूसरे तरीके से भी बोल सकता है कि संख्या रेखा पर स्थित किसी कोई भी संख्या, संख्या रेखा पर या फिर प्राकृतिक संख्याओं की संख्या रेखा पर भी स्थित कोई भी संख्या अपने से बाएं स्थित संख्याओं से बड़ी और अपने से दाएं स्थित संख्याओं से छोटी होती है। ठीक है। अब अगर आपको मैं ये स्टेटमेंट की तरह यहां पर लिख के दे दूं, जब आपके पेपर में इस तरह से स्टेटमेंट की तरह लिख के मिलता है आपको, तो वहां पर नॉर्मली अगर आप इसको सोचेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब इस स्टेटमेंट की तरह मिल के आएगा तो वहां पर आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे थोड़े से। अगर आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझे नहीं है तो आपको वहां दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे कि, और उसी में मिस्टेक हो सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे अभी जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, संख्या रेखा पर किसी भी प्राकृतिक संख्या के बाएं स्थित प्राकृतिक संख्याएं, मान लीजिए मैं 4 को सेलेक्ट कर लिया हूं, तो इससे बाएं, बाएं मतलब इधर स्थित प्राकृतिक संख्याएं हमेशा इससे क्या होंगी, छोटी होंगी, और दाएं स्थित जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या होंगी, हमेशा इससे बड़ी होंगी। यही इतना बस बोला जा रहा है। बस इसको क्या किया गया, स्टेटमेंट में लिख दिया गया है, और स्टेटमेंट में आपको उस पर जज करना रहेगा कि ये स्टेटमेंट बताइए सही है कि गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, इसी को मैं बोला हूं, क्या बोला हूं कि किसी संख्या रेखा पर किसी संख्या, कोई संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या, जैसे मान लो यहां पर 4 ही, ये अपने से बाएं स्थित प्राकृतिक संख्या से बड़ी होगी और अपने से दाएं स्थित प्राकृतिक संख्याओं से छोटी होगी। अब इस स्टेटमेंट को अगर सही सही ऐसे मैं इसको उल्टा करके बोलूं, संख्या रेखा पर कोई भी प्राकृतिक संख्या अपने से बाएं स्थित प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। अगर स्टेटमेंट ये आ जाए तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि बाएं स्थित प्राकृतिक संख्या से ये हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। आप खुद देखिए ये 4 है तो इसके बाएं क्या आएगा, संख्या रेखा पर हमेशा जब हम बाएं जाएंगे तो 4 से पहले क्या आएगा, 3 आएगा, 3 से पहले 2 आएगा, 2 से पहले 1 आएगा। ये सारी संख्याएं जो भी आएगी वो क्या होगी, इससे हमेशा छोटी होगी। जब हम दाएं जाएंगे तो जो संख्याएं आपको मिलेंगी वो कैसी होंगी भाई, 4 के बाद आपको 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, कितना भी आगे चलते जाए, इसके इधर आप जो भी संख्या रखेंगे वो हमेशा क्या होगी, इससे बड़ी होगी। क्लियर है। तो इस तरह के 1-2 पॉइंट्स होते हैं जो सीधे सीधे पेपर में आ सकते हैं। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको एग्जाम से पहले बार पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग खुला रहेगा और वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, और आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। फिर इसी में एक और प्रॉपर्टी, अगर मैं आपसे बात करूं, संख्या रेखा पर संख्याएं हैं या फिर हम प्राकृतिक संख्याएं नॉर्मल है, तो इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, कि आप देखेंगे ये मान लीजिए पहली संख्या 1 और 1 के बाद फिर 2 आ जा रहा है, फिर 3 आ जा रहा है, अगली संख्या ऐसे बढ़ती जा रही है। अब अगर 1 में हम कितना जोड़ के 2 बनाए हैं, 1 थी उसमें हम 1 जोड़ दिया, 2 बन गया। 2 में एक और जोड़ दिया, क्या बन गया, 3 बन गया। 3 इसमें 1 जोड़ दिया, क्या बन गया, 4 बन गया। जैसे ही किसी प्राकृतिक संख्या में, आप देख क्या रहे हैं कि जैसे ही किसी प्राकृतिक संख्या में हम 1 जोड़ते हैं उसकी अगली संख्या मिल जाती है, और इसी अगली संख्या को 1 में 1 जोड़ने के बाद 2 मिला, इसी अगली संख्या को, उस संख्या की क्या बोलते हैं हम, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या या फिर इसी को उत्तरवर्ती संख्या भी बोलते हैं। बहुत सा सिंपल सा डेफिनेशन है, कुछ इसमें करना नहीं है। कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या कैसे मिली, 1 जोड़ के मिली, वही संख्या उस दी गई संख्या की क्या होती है, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भाई, सक्सेसर। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी दी गई संख्या का सक्सेसर बताइए, उत्तरवर्ती संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या में 1 जोड़ देंगे। किसी भी संख्या में 1 जोड़ने की जो संख्या मिलती है वही उसकी क्या हो जाती है, उत्तरवर्ती संख्या हो जाती है। जैसे मैं आपसे कहूं 11 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए, तो आपका काम क्या है भाई, 11 में 1 जोड़ देंगे, 12, यही अनुवर्ती संख्या होगी, किसकी होगी, इस 11।
11 की उत्तरवर्ती 12 हो जाएगी। मैं कहूँ 20 का बताइए तो 21 हो जाएगा। मैं कहूँ 1000 का बताइए तो 1000 में एक जोड़ के 1001 हो जाएगा। क्लियर है? 1000 इसका उत्तरवर्ती निकालना, एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 1001। यही इसका क्या कहलाएगा? सक्सेसर, अगली संख्या। अगला टर्म इसमें आता है, जैसे मैं आपसे कहूं कोई एक संख्या मान लीजिए 6 ले लें। अब इससे ये संख्याएं जो है इससे पहले घटती जा रही है ना, 6 से 5 हुआ है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, एक एक घटती जा रही है। यहाँ 6 से अगर हम 5 लाए हैं तो कैसे लाए? 6 में से एक घटाएं तो क्या आया है? 5 आया है। अगर 5 से फिर से पीछे जाना है तो एक घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 में एक और घटा देंगे 3 आएगा, यानी एक एक घटती जा रही है। तो यानी किसी भी दी गई संख्या से अगर हम एक घटाते हैं तो उससे पिछली संख्या मिल जाती है, और दी गई संख्या प्राकृतिक संख्या की पिछली संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्या यानी प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर, पूर्ववर्ती संख्या का प्रेडिसेसर, यानी संख्याओं की किसी भी संख्या का कोई भी इसके आगे आप अगर पूर्ण संख्याओं का सेट पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीजें आएंगी। लेकिन यहां पर एक चीज नोट करना जरूरी है कि मैं किस सेट की बात कर रहा हूं, और ये सेट हमेशा जब भी सक्सेसर प्रेडिसेसर का सवाल आपके सामने आता है तो वहां हमेशा ये चीज ध्यान दीजिएगा कि किस सेट की बात कर रहा है, किस प्रकार की संख्या, हम प्राकृतिक संख्या बोल रहे हैं कि पूर्ण संख्या बोल रहे हैं कि पूर्णांक बोल रहे हैं, ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है। वो मैं अभी आपको बाहर आगे क्लियर करता हूं कि कैसे ये जरूरी है जानना। फिलहाल फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, सक्सेसर प्रेडिसेसर। सक्सेसर यानी अगली संख्या, किसी भी दी गई संख्या की अगली संख्या ही उसकी अनुवर्ती कहलाती है, और किसी भी दी गई संख्या की पिछली संख्या उसकी क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। क्लियर है? अगली संख्या में जाने के लिए एक जोड़ेंगे और पिछली संख्या में जाने के लिए एक घटाएंगे। जैसे मैं अगर कहूँ आपसे कि 99 का पूर्ववर्ती बताइए तो एक घटा के आप क्या लिख दोगे? 98। यही क्या हो जाएगी इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अब इसमें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। तो कुछ खास न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहां पर आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि कैसे बनाते हैं तो मेरा पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आप जान रहे होंगे, नहीं तो अभी पिछला वीडियो जाके मेरा देख लीजिए और उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इस तरह की संख्याओं को हम निरूपित करते हैं। फिलहाल 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या की हमको क्या लिखनी है? अनुवर्ती लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पहले लिख लीजिए। क्या होगा? 1 2 3 4 5, यही तो पैटर्न होता है। 5 बार 9 लिख दीजिए, 99,999, यही हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसका हमको क्या लिखना था भाई? अनुवर्ती लिखना था। अनुवर्ती का मतलब हमको इसमें एक जोड़ देंगे और अब ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 लाख बन जाएगा। अगर मैं इसी प्रश्न को घुमा के यहां बोल देता कि अनुवर्ती नहीं पूर्ववर्ती बताइए, तो आप क्या करते हैं भाई? पूर्ववर्ती के लिए फिर से 9 अंकों, अरे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और उसमें हम क्या करेंगे? एक घटा देंगे और एक घटाएंगे तो उसके बाद से फिर ये आपको 99,998 उत्तर मिल जाएगा। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती है, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती है। इसी तरह से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नॉर्मली मिलते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। ज्यादा क्वेश्चन जो आपको यहाँ बन सकते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बन सकते हैं, और कॉन्सेप्चुअल केस में मैं आपको एक चीज और यहाँ समझाना चाहूंगा कि पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मैं हमेशा आपको रिमेंबर कराता हूँ। फिर अगला पॉइंट हमारा सोचिए, मैं बोलता हूं अगर मैं कहूं कि संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं का, या फिर वैसे ही मैं बोलूं प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उसमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं
की एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। स्टेटमेंट क्या कह रहा भाई? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो आप जरा ध्यान दीजिए। कोई भी प्राकृतिक संख्या सोचिए, अगर आप क्या उसका अनुवर्ती बता सकते हैं? जी हाँ। अगर मैं आपसे कहूं 1 का अनुवर्ती 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, इसी तरह से आप कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए। 10 का 1 11 हो जाएगा, 20 का 21 हो जाएगा, 1000 का 1001 हो जाएगा, 999 का 1000 हो जाएगा। कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे उसकी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हमेशा मिल जाएगी। क्लियर है? यहां से आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं बोलूंगा कि ये प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी है, आप तुरंत उसमें एक जोड़ के उसकी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बना देंगे और कहेंगे कि ये उससे भी बड़ी होगी, क्योंकि अनुवर्ती संख्या हमेशा पिछले वाली संख्या के बड़ी होती है, पूर्ववर्ती संख्या हमेशा छोटी होती है। क्लियर है? तो यहां से आप तुरंत बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निश्चित ही होती है। तो ये स्टेटमेंट एकदम क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन अब अगर इसी स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज करूं, दूसरा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की एक पूर्ववर्ती प्रेडिसेसर प्राकृतिक संख्या होती है। तो जरा इस पर विचार कीजिए, थोड़ा सा रुक के सोचिए, क्या ये सब सही है? आपको लगेगा बिल्कुल। जैसे हर प्राकृतिक संख्या के हम आगे जाके एक अनुवर्ती उसका ले रहे थे, अनुवर्ती हमको मिल जा रहा था, उसी तरह से हर प्राकृतिक संख्या के पीछे जाके हमको एक पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि स्वयं फिर से विचार कीजिए, आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं। कैसे? देखिए, जैसे मान लो यही है, एक संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। अब मैं कहूं इसका पूर्ववर्ती संख्या उपलब्ध है? जी हाँ। 6 से 1 कम करेंगे 5, इसका 5 से 1 कम किए 4, 4 से 1 कम किए 3, 3 का पूर्ववर्ती 2, 2 का पूर्ववर्ती 1, 2 का पूर्ववर्ती 1 कैसे मिला भाई? 2 में से 1 घटाए हैं तो 1 मिल गया है। अगर मैं कहूं 1 का पूर्ववर्ती, तो 1 में से क्या घटाना पड़ेगा? फिर से 1 घटाएंगे और मिलेगा क्या? 0। तो क्या ये 0 1 का पूर्ववर्ती है? जी हाँ, ये 0 1 का पूर्ववर्ती है। लेकिन अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं के सेट की बात कर रहा हूं तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि 0 कोई प्राकृतिक संख्या तो होती ही नहीं। यानी 0 1 का पूर्ववर्ती तो है लेकिन एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 1 की पूर्ववर्ती कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है। 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कोई उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 1 से पूर्व में जब जैसे ही हम जाते हैं तो कोई प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। 1 ही तो पहली संख्या है, तो इससे पहले हम जा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या उपलब्ध है ही नहीं। अगर मैं कहूं कि 1 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की एक पूर्ववर्ती संख्या होती है, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि 1 के अलावा बाकी आप कोई भी प्राकृतिक संख्या लेके आएंगे तो उसकी एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या आपको जरूर मिल जाएगी। लेकिन ये चीज आगे अगर आप दूसरे सेट्स में जाते हैं तो वहां पर बदल जाएगा। तो किसी संख्या की पूर्ववर्ती या अनुवर्ती संख्याएं यहां आप देख रहे होंगे कि वो कौन सा सेट है, किस प्रकार की संख्या की हम बात कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो वहां पर सक्सेसर प्रेडिसेसर वाले सवाल में हमेशा ये ध्यान दीजिए कि किस तरह की संख्या की बात की जा रही है। प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि पूर्णांक है कि कौन सी संख्या है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह का स्टेटमेंट मिस्टेक आपसे जरूर हो सकता है कि आप ये भी बोल देंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है, जबकि 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। थोड़ा सा और स्टेटमेंट मैं आपको इसमें बताऊं, यहां से 2 स्टेटमेंट मैं और निकाल सकता हूं।
एक स्टेटमेंट यहां से बनेगा। ये स्टेटमेंट बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं चाहता हूं कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपको स्टेटमेंट वाइज पेपर में मिलते हैं, अब ये चीजें आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये जो स्टेटमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको मुझे पता है कि और कहीं आपको नहीं मिलने वाले, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको मिल रहे हैं, ये आप अगर एक बार पढ़ लेंगे, एक बार आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, तो पेपर में चूंकि ये सीधा सीधा स्टेटमेंट ऐसे पेपर में आ जाते हैं, खासकर सीटे पीआरटी वगैरह में, तो इसको आप वहां पर सॉल्व आसानी से कर लेंगे। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन सा डिफिनेशन कहां से हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं वो पहले ही आपके आंख के सामने एक बार आए हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्टेटमेंट अगर आपसे बोलता हूं, तो एक स्टेटमेंट यहां और बन सकता है ये कि एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है। एक, जैसे मैं कहूं 4, अगर मैं कहूं 4 किसका अनुवर्ती है, तो 3 का अनुवर्ती है ना। 5 किसका अनुवर्ती है, 4 का अनुवर्ती है। 4 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 5 मिलेगा। इसी तरह से हम अगर ये खोजें कि 1 किसकी अनुवर्ती संख्या है, ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिसमें हम 1 जोड़ के 1 पा सकते हैं, तो ऐसी संख्या का केवल यही 0 है जिसमें हम 1 जोड़ के 1 बना सकते हैं। लेकिन ये 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब ऐसी कोई भी संख्या अवेलेबल है ही नहीं जिसमें हम 1 जोड़ के 1 बना सकें। और इसलिए 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती नहीं होती है। नोट कर लीजिए, 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती नहीं होती। और यहां से एक स्टेटमेंट आपको यह भी मिल सकता है कि 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि 1 की पूर्ववर्ती 0 होगी और ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर है? तो ये इतने स्टेटमेंट्स जो हैं, अगर आप नोट कर लेते हैं, एक बार बढ़िया से ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो पेपर में जब सीधे सीधे ऐसे ये स्टेटमेंट आपको मिलेंगे तो आप उसको बहुत बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं की जब बात हो गई है, तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा थोड़ा सा पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स। अगला मैं आपसे बात करता हूं होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। क्या होती है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या? इसमें कुछ नया नहीं है। अभी तक प्राकृतिक संख्याएं हम क्या पढ़ते थे, 1 2 3 4, यही गिनती वाली संख्याएं जो थी। कहां तक भाई? अंतिम भी आपको पता होना चाहिए, अनंत है या फिर अज्ञात है। ये जो सेट है ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन जब ये प्राकृतिक संख्याएं खोजी गई थी तब शून्य यानी 0 का इजाद नहीं किया गया था। बाद में हमारे वैज्ञानिक आर्यभट्ट आए, उन्होंने 0 का आविष्कार किया और इसका महत्व इतना ज्यादा था कि इसको ले जाके इस सेट में जोड़ दिया गया। और जब हम इस सेट में इसको जोड़ देते हैं, यानी 0 को ले जाके इस 1 से पहले रख देते हैं, तो तब माना गया कि ये सेट अब जाके पूर्ण हुआ है। और जब हम ये मान लेते हैं कि ये सेट अब जाके पूर्ण हुआ है, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर्स। कुछ नया नहीं है। जो सारी प्रॉपर्टीज जो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं अभी भी प्राकृतिक संख्याओं में, सब कुछ उसी तरह से इसमें भी होल्ड करेगा। बस कुछ पॉइंट वाली चीजें बदलेंगी, अभी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं क्या होगा। लेकिन होता क्या है भाई, उसी प्राकृतिक संख्याओं के सेट में जब ले आके शून्य को हम रख देते हैं, शून्य की कोई बाद में हुई थी, तो ये शून्य जब हम बाद में जाके इसमें रख देते हैं, तो अब ये सेट जो होता है 0 से शुरू होने वाला सेट, तो ये क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर बड़ा एक कंफ्यूजन होता है, लोगों के दिमाग में अक्सर ऐसी चीजें आती हैं कि जब 0 का आविष्कार बाद में हुआ था, तो जब हम इसके पहले प्राकृतिक संख्याएं लिखती थी, आपके भी दिमाग में कई बार आए होंगे, तो हम लिखते थे तो 4 5 6 7 8 9 के बाद ये 10 कहां से आया। लोगों के मन में तुरंत ये सवाल आता है 10 कहां से आया, उसके बाद से 20 कहां से आया, आखिर इसमें तो 0 पहले से आया है ना। ये सवाल आपके मन में भी कहीं ना कहीं आता होगा कि जब 0 का खोज बाद में हुआ है, जो प्राकृतिक संख्याओं का सेट था उसमें भी तो 0 आ रहा है 10 में 20 में, कई बार आता होगा। ऐसा भी एक सवाल लोग अक्सर बोल देते हैं बेतुका टाइप का, क्या कि
जब संख्याओं को इस समय खोजा गया तो रावण के 10 सिर कैसे थे तभी। तो अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल आता है, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जाके एक बार पहले मेरा जो संख्या और अंक वाला वीडियो है, नंबर और डिजिट वाला है, उसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। मैं इसीलिए पहला वीडियो उसी पे बनाया था, बहुत ही जरूरी चीज है। और अगर आप उसको बढ़िया से समझते हैं तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं आएगा। जरा सा मैं इसे क्लियर कर देता हूं कैसे। मैं आपको तभी बताया था कि मैथ में महत्व संख्याओं का होता है। महत्व संख्याओं का होता है, यूज हम करते हैं संख्याओं को। अंक का काम बस होता है संख्याओं को निरूपित करना। अंक कुछ नहीं है, बस कुछ चिन्ह होते हैं जिनसे हम संख्याओं को लिखते हैं, निरूपित करते हैं, पहचानते हैं। लेकिन यूज हम क्या करते हैं संख्याओं को। यहां हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं की। तो जब प्राकृतिक संख्याएं खोजी गई या फिर जब उसका यूज करना शुरू किया गया, तो उसमें विभिन्न प्राकृतिक संख्याएं जैसी जरूरत थी वो अवेलेबल थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 भी अवेलेबल था, 11 12 20 100 सब अवेलेबल था। आखिर हम गिनते जाते थे तो मिलता था। सवाल उठता है कि 10 कैसे होता है, 10 कैसे अवेलेबल हो सकता है जब 0 खोजा ही नहीं गया था। तो ये जरूरी नहीं है कि 10 अगर ऐसे हम लिखते हैं तो यही 10 होगा। अगर मैं आपको बचपन से ये पढ़ाया होता कहीं कि कुछ भी बना दीजिए, ऐसे 10 होता है, आई बात समझ में। अगर आप बचपन से ये पढ़े होते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद जो 10 होता है वो ऐसे लिखा जाता है, तो क्या कभी आप इसको 10 मानते हैं? नहीं मानते ना। बचपन से आप ये पढ़ चुके हैं कि ये 10 होता है, तो हम इसको 10 मानते हैं। अगर मैं आपको बचपन से ये पढ़ाया जाता कि 10 इसको कहते हैं, इस तरह वाले चिन्हों को हम जब बनाते हैं तो इसको 10 कहते हैं, तो आप इसको 10 मानते हैं, तब तो कोई 0 का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलता। 10 जो ये इस तरह से हम लिख रहे हैं, ये हम अंकों से इसको निरूपित कर रहे हैं। 10 को ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं। तो 10 तब भी था, तब बस उसको ऐसे नहीं लिखते थे। कैसे लिखते थे ये मुझे भी नहीं पता, हो सकता है उसको ऐसे भी लिखा जाता होगा अपनी अपनी भाषा में। जैसे मान लो हम हिंदी में लिखते थे तो 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 10 ऐसे बनाएंगे, या फिर इसके लिए कोई दूसरा चिन्ह होता होगा, कुछ भी बना देंगे। लेकिन तब भी ये मौजूद था, गिनती थी, वो संख्या तो थी, लेकिन उसको निरूपित करने का जो तरीका होता है वो नहीं था। अर्थात तब हम जब लिखते थे तो इसका मतलब हमारे पास, जैसे हम आप उस वाले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा भी किया था कि हम 9 तक लिखते हैं, फिर 10 से संख्याएं हमारी रिपीट होती जाती है। उसको निरूपित करने का जो तरीका है वो रिपीट होता जाता, नहीं तो हम तो ऐसे पता नहीं कितने चिन्ह याद करते रह जाएंगे और कभी गिनती तो खत्म होने वाली नहीं है। चिन्ह हम कितना बनाएंगे। तो 0 खोजने के बाद ये बहुत सरल हो गया। शून्य को खोजने के बाद ये सरल हो गया कि संख्याओं को हम बस इन्हीं केवल 10 चिन्हों से, जो 0 से लेकर 9 तक है, उससे हम बहुत आसानी से कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं को निरूपित कर देते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि 0 नहीं था तो संख्याएं भी नहीं थी। उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी और आज के बाद से इस तरह का कोई फालतू प्रश्न आप किसी से प्रश्न नहीं करेंगे या फिर आपके मन में नहीं आएगा। और अगर किसी के मन में आता है तो आप उसको क्लियर भी कर देंगे कि संख्या और अंक में अंतर क्या है। और अगर फिर भी आपको नहीं आता तो तुरंत आप जाके वहां मेरा वीडियो देखिए और उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे होते हैं। फिलहाल बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ले जाके बैठा दीजिए, बन गया क्या? पूर्ण संख्याओं का सेट, होल नंबर्स। इसको भी जब हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो कुछ नहीं, वही तरीका, एक रेखा बना दीजिए, बराबर भागों में बांट दीजिए और उसके बाद से पहली संख्या को लिख दीजिए 0, उसके बाद से 1 2 3 4, इस तरह से ये हो गया। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो पहला कॉन्सेप्ट वो संख्या रेखा में मैं आपको बताया हूं कि संख्या रेखा पर कोई भी पूर्ण संख्या अपने से बाएं वाली संख्या से बड़ी और अपने से दाएं वाली संख्या से छोटी होगी, ये एक पॉइंट। फिर उसके बाद से फिर जो वहां पर सक्सेसर और प्रेडिसेसर वाला कॉन्सेप्ट था, यहां पर भी होगा अनुवर्ती पूर्ववर्ती। यहां पर भी आप किसी भी संख्या में 1 जोड़ेंगे या फिर उसके अगली संख्या पे जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनुवर्ती। पिछली वाली संख्या पे चलेगा तो वो क्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती। क्लियर है? हम पूर्ण संख्या की बात करें चाहे प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, 3 को अगर हम बोलते हैं तो ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो इसमें हम जैसे 1 जोड़ते हैं 4 बनता है और 4 इसकी क्या हो जाएगी? 3 की अनुवर्ती हो जाएगी 4। इससे हम 1 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? 2 बन जाएगा। तो 3 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 2।
तो जो सवाल मैं वहां पर लगवाया हूं उस तरह के क्वेश्चन इसमें भी मिल सकते हैं आपको, कोई अलग बात नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वहां पर फिर से थोड़ा सा अंतर आएगा। क्या? जो सारा पंगा खड़ा हुआ था एक को लेकर, वहां पर वो सारा पंगा यहां पर खड़ा होगा किसको लेके भाई? 0 को लेकर। क्यों? वहां हम पढ़े थे एक अनुवर्ती का जब केस आता है तो वहां पढ़े थे क्या कि सबकी अनुवर्ती यहां पर उपलब्ध होगी। कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कोई भी पूर्ण संख्या है तो उसकी अनुवर्ती पूर्ण संख्या हमेशा पाई जाएगी। क्लियर है? लेकिन जब दिक्कत कहां आया था? पूर्ववर्ती वाले केस में आया था। तो पूर्ववर्ती वाले केस में यहां पर भी दिक्कत आया था, वहां एक के साथ दिक्कत आया था। अगर मैं एक की बात करूं तो क्या एक की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या अवेलेबल है? तो आप देखेंगे एक से पीछे जब जाएंगे एक कदम या फिर एक घटाएंगे तो मिलेगा क्या? 0। और 0 क्या पूर्ण संख्या है? जी हाँ है। तो इसका मतलब एक की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या अवेलेबल है। लेकिन फिर मैं अगर वहीं एक कदम और पीछे जाना चाहूं और कहूं 0 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, 0 का प्रेडिसेसर बताइए, तो आप कहेंगे कि 0 के पीछे हम अगर एक 0 में से एक घटाओगे तो क्या मिलेगा? -1। यानी आप इसके पीछे अगर एक कदम जाते हैं तो आपकी संख्या तो बनेगी -1, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब 0 की कोई पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या अवेलेबल नहीं होगी। या फिर एक अगला स्टेटमेंट जो मैं बोला था कि 0 किसी भी पूर्ण संख्या का अनुवर्ती नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या में हम पढ़े थे 1 किसी भी पूर्ण संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती नहीं होगा। यहां पर वही केस किसके साथ हो जाता है? 0 के साथ। तो 0 के साथ आपका वही केस बनेगा कि जो 0 है ये किसी भी पूर्ण संख्या, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिससे हम अगली संख्या ये बना सकें। तो 0 किसी भी पूर्ण संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं होगी। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा आपको फिलहाल इसमें अभी कुछ नहीं जानना है। जो सारी पॉइंट्स मैं बोला हूँ ये पॉइंट्स हमेशा आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो अभी यहाँ पर बोला हूँ 0 किसी भी पूर्ण संख्या का अनुवर्ती नहीं है, या फिर 0 का कोई भी पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या उपलब्ध नहीं है। ये सारे पॉइंट सीधे सीधे स्टेटमेंट के तौर पे आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आप जो सक्सेसर प्रेडिसेसर वाला केस बन रहा है वहां पर आप ये देख के समझ भी गए होंगे कि अंतर कहाँ आ रहा है? सेट के नाम में जो हल्का फुल्का चेंजेस आ रहे हैं, जैसे वहां पर जो महत्व 1 को लेकर हो रहा था, जो दिक्कतें हो रही थी, वो सारी दिक्कतें जब हम पूर्ण संख्या में आए हैं तो 0 पे हो गई है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब भी सक्सेसर प्रेडिसेसर का सवाल आता है तो वहां एक बात जरूर ध्यान दीजिए कि जो संख्या का प्रकार पूछा जा रहा है वो कौन सा प्रकार है। क्लियर है फ्रेंड्स? अभी के लिए इतना ही। आप ये जान गए हैं इस वीडियो में कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। गिनती वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लिए हैं। प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है, उसमें जो सक्सेसर और प्रेडिसेसर की प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में आप जान लिए हैं कि एक हमेशा जो अगली किसी प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या को ही उसकी अनुवर्ती बोलते हैं और उसकी पिछली संख्या को ही उसकी क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती बोलते हैं। फिर वही सारी चीजें आप उठा के पूर्ण संख्याओं में पढ़ सकते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, कुछ और नहीं होता, बस प्राकृतिक संख्याओं के सेट में 0 को लाके हम रख देते हैं तो क्या बन जाता है? पूरा सेट पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। और होल नंबर पढ़ने के बाद आप इसको भी संख्या रेखा में प्रदर्शित कर लिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी अनंत, ये आप जान लिए। सक्सेसर प्रेडिसेसर इसमें भी होता है। उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो भी आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। और फिर भी अगर आपको कोई भी और प्रश्न सुझाव है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी नेचुरल नंबर के वर्गीकरण के बारे में। नेचुरल नंबर्स में को भी कुछ टाइप में बांटा जा सकता है। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं नेचुरल नंबर्स, इसको भी वर्गीकृत किया जाता है आगे। इसके वर्गीकरण में जो पार्ट मिलते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। जैसे मैं अगर थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पर, तो इसको 3 भाग में बांटा जाता है। जी हाँ, 3 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। दूसरा मैं इसमें लिख सकता हूं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और ये जो तीसरा यहां पर होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी। मैं चाहता हूं कि आप खुद से विचार कीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं को जब लोग बांटते हैं या फिर जब इसको बांटा जाता है
तो जब 3 पार्ट इसके बनते हैं, एक पार्ट अभाज्य संख्या है, दूसरा पार्ट भाज्य संख्या है, तीसरा पार्ट क्या हो सकता है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस पर विचार करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ तीसरा पार्ट क्या हो सकता है। नहीं तो वेट कीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं और मैं वहाँ पे आगे बताऊंगा आपको कि ये तीसरा पार्ट क्या हो सकता है। इस पे पूरा अच्छे से मैं विचार करूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये संख्याएं क्या होती हैं। इसमें भी आपको डेफिनेशन मुझे पता है कि मैक्सिमम केसेस में आप गलत जानते होंगे, तो इस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।